आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त हो, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। आज की हमारी स्टोरी है सुपर लेडी अनिका की। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर स्टोरी अच्छी लगती है तो शेयर, लाइक, कमेंट करें। दूसरी ओर भूमि का डिपार्टमेंट। भूमि और कोटिले दोनों गाड़ी में बैठकर मरवा हाउस के लिए निकल जाते हैं क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी और दोनों भी काफी थक चुके थे। इसलिए भूमि गाड़ी में कोटिले के साथ बैठती है और ड्राइव कोटिले कर रहा था। जल्दी से मरवा हाउस पहुंचते हैं। अब और तीनों की तरह ही कोटिले अपने रूम में चला जाता है तो भूमि अपने रूम में चली जाती है। उसके बाद वह जल्दी से, क्योंकि काफ़ी थक चुकी थी, अपने आप को फ्रेश करके हल्का महसूस करने के लिए जल्दी से वॉशरूम में चली जाती है। क्योंकि लंबे अरसे के बाद भूमि ने अपना डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था। अपनी ज्वाइनिंग को लेकर वह बहुत खुश भी थी क्योंकि कहीं ना कहीं इतने दिनों जब वह मारवा हाउस में छिप कर बैठी हुई थी तो कहीं ना कहीं अपनी ड्यूटी और अपने स्पेशल डिपार्टमेंट को कहीं ना कहीं मिस कर रही थी। लेकिन आज उसके चेहरे पर एक सुकून था। आज उसके चेहरे पर एक खुशी थी। वह बाकी दिनों जैसे पहले भूमिका लेट आया करती थी, आज भूमि समय पर घर नहीं आई थी और वैसे ही लेट आई थी, इसलिए उसे एक अच्छा सा सुकून भी मिल रहा था। आज कहीं ना कहीं भूमि भी पहले के मुकाबले अपने आप को भले ही थकावट महसूस कर रही थी, लेकिन आज उसके मन और दिमाग दोनों काफ़ी उथल पुथल के साथ साथ आज उसे काफ़ी अच्छा भी लग रहा था। इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना पहले नहाकर आया जाए, फिर उसके बाद आराम किया जाए। भूमि अपने आराम के चक्कर में जल्दी जल्दी से वॉशरूम में घुस जाती है और कमरे का दरवाज़ा लॉक करना भूल जाती है। लेने लग जाती है। लेते वक्त गर्म पानी जैसे जैसे उसके शरीर पर बहा रहा था उसे उतना ही सुकून मिल रहा था। कुछ देर तक आराम से अपने आप को हल्का महसूस करवाने के बाद भूमि वहीं पर शावर के नीचे खड़ी रहती है और काफ़ी देर तक ऐसे ही। अब वह जल्दी से अपने टॉवल बाथ पहनकर जल्दी से नहाने के बाद भूमि जैसे ही बाहर की तरफ आती है उसे एहसास हुआ कि वह जल्दी जल्दी में अपने कपड़े वॉशरूम में लाना तो भूल ही गई थी। अब भूमि कहती है, ओफ यार, मेरे कपड़े लाना मैं तो भूल ही गई, शायद बाहर हैं, मैं जल्दी से बाहर निकलती हूँ, भूमि ने खुद से ही कहा। उसके बाद भूमि ने वॉशरूम से जाकर देखा तो वह बेड पर भी कपड़े रखना भूल गई थी। अब भूमि अपने सिर पर एक चपत लगाती है और कहती है, मैं अपने कपड़े लाना कैसे भूल सकती हूँ, शायद बेड पर मैंने निकाल कर नहीं रखे। और वह भूमि धीरे धीरे से बाहर निकलती है और बाहर निकलकर वह बेड पर देखती है तो वहाँ पर उसके कपड़े बेड पर भी नहीं थे। भूमि ने खुद को कहा, यार बड़ी लापरवाही कर रही है मैंने आज। अब भूमि कहती है, अरे यार, मैं इतनी पागल कैसे हो सकती हूँ। भूमि ने खुद उसे ही सिर पर एक चपत लगाते हुए कहा, उसे ध्यान कहाँ रहता है मुझे आजकल। इस वक्त कमरे में कोई नहीं आ सकता क्योंकि इस टाइम सभी सो चुके होंगे और मरवा हाउस में काफी शांति भी है। अब वह आराम से टॉवल लपेटकर अपने कमरे के कबर्ड तक चली जाती है जिसमें आराम से कपड़े निकाल कर पहन सकती है। उसने ठीक ऐसे ही करने के लिए अपने टॉवल को कसकर अपनी बॉडी को पूरी तरह से कवर कर लिया। फिर धीरे धीरे से वह वॉशरूम से निकलकर अपने कबर्ड की तरफ चलना स्टार्ट कर देती है। कमरा इतना बड़ा था कि उसका कबर्ड बाथरूम के सामने बिल्कुल किनारे पर ही था। इतनी तेजी से कबर्ड की तरफ बढ़ती चली जाती है, उसका ध्यान ही नहीं पड़ता कि वह सोफे पर कोई बैठा भी है। भूमि ने बिना उस ओर देखे अपनी अलमारी का दरवाजा खोल लिया। वह पहनने के लिए उस अलमारी में से अपने बिल्कुल यूज वाले ही कपड़े निकालती है। उस कमरे में अलमारी से थोड़ी दूर रखे हुए सोफे की आंखें बंद करके वह और कोई नहीं बल्कि कोटिले था, क्योंकि जैसे ही भूमि अपने कमरे में आई थी तो कोटिले भी अपना सारा सामान अपने कमरे में रखकर उसे भूमि से कुछ बात करनी थी, उसे मिलने के लिए आया था। लेकिन इसलिए वह वॉशरूम में थी, इसलिए बस वो आराम से उस सोफे पर बैठकर उसके बाहर निकलने का ही वेट कर रहा था। भूमि के कमरे में अब वह काफ़ी टाइम से उसका वेट ही कर रहा था, लेकिन उसने भूमि को डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा। कोटिले को आए हुए काफ़ी टाइम हो गया था लेकिन अभी तक भूमि नहीं आई थी, इसलिए वो बैक रेस्ट लगाकर सोफे पर आराम से उसका वेट करने लग जाता है। उसे खुद नहीं पता चलता क्यों उसकी आंख कब लग जाती है, क्योंकि वह थकान महसूस कर रहा था। एक नींद की प्यारी सी झपकी आ जाती है। खुद भी इस बात से एहसास नहीं था। जैसे ही भूमि अलमारी से कपड़े निकालकर अंदर की तरफ उसकी तरफ चलती है तो एक आवाज़ सुनाई देती है। उसे एहसास हुआ कि शायद कमरे में कोई है।
जैसे ही उसने आंख खोली तो देखा कि अलमारी का दरवाजा खुला हुआ था और दोनों दरवाजों के बीच में वहां पर भूमि खड़ी थी। कौटिल्य उसे पूरी तरह से तो नहीं देख पा रहा था, लेकिन दरवाजे के नीचे से उसके पैर देखकर वह समझ गया था कि यह भूमि है। भूमि का गीला चमकता हुआ शरीर देखकर एक पल के लिए तो कौटिल्य की आंखें मानो ठहर सी गई थी, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभालते हुए कहा। कौटिल्य की आवाज़ सुनते ही अब भूमि हड़बड़ा जाती है और कौटिल्य की आवाज़ सुनकर भूमि हड़बड़ाते हुए कहते हैं, तुमने दरवाजा कैसे खोला और क्योंकि दरवाजा बंद था और तुमने कब आए? काफी हड़बड़ाकर काफी क्वेश्चन करने लग जाती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किस लिए आए हो? किससे पूछकर आए हो? तुम मेरे कमरे के अंदर कैसे आए? क्यों आए? अब खुद भूमि को भी नहीं समझ आ रहा था कि वो असल में पूछना क्या चाहती है और क्या कहे। अब कौटिल्य को वहाँ पर देखकर भूमि खुद ही बहुत ही अपसेट फील कर रही थी, तो अब कौटिल्य को नहीं पता था कि भूमि किस कंडीशन में है। कौटिल्य को अभी तक इस बारे में नहीं पता था, लेकिन भूमि अपने आप में आज सोच रही थी आज उसने कितनी लापरवाही वाली बातें की हैं। अब वह कौटिल्य को क्या कहे कि वह कितनी नासमझ है, कितनी। भूमि को अब कौटिल्य से बातें करने में काफ़ी ऑफवर्ड फील कर रही थी, लेकिन वह सीधा अब कौटिल्य से पूछती है कि तुम क्या कर रही हो और किस काम के लिए आए? कौटिल्य कुछ नहीं कहता, क्योंकि पहली बार आज कौटिल्य ने इस अवस्था में भूमि को देखा था। अब भूमि भी भूल जाती है कि उसकी कंडीशन कैसी है। वह सीधा कौटिल्य के सामने चली जाती है, क्योंकि उसे खुद नहीं याद रहता कि आज उसने कपड़े नहीं पहने, उंगली टावल को ही अच्छे से कैरी किया है। अब कौटिल्य जो कि भूमि की तरफ देखे जा रहा था, ये ऐसा पहली बार था जब कौटिल्य ने भूमि को ऐसी हालत में देखा था। कौटिल्य भी अपने आप को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा था, क्योंकि कौटिल्य दिल से भूमि से प्यार करता था और आज तो कौटिल्य ने अपने आप को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रखी थी, लेकिन वह अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। अब भूमि काफ़ी टाइम से कौटिल्य को कुछ खरी खोटी सुनाना स्टार्ट करती है, लेकिन कौटिल्य था कि बस भूमि की तरफ देखता रहता है। अब भूमि को भी याद आता है कि वह अब कैसे है, तभी वह एक पर्दे के पीछे जाकर खड़ी हो जाती है और कौटिल्य से कहती है, अभी तुम जाओ, उसके बाद मैं तुमसे बात करती हूँ। लेकिन कौटिल्य को तो सभी चीज़ें उसके दिमाग से ऊपर से ही जा रही थी। बस कौटिल्य का तो ध्यान बस भूमि के उस पानी की बूंदों पर था, जो अभी अभी उसकी बॉडी से होते हुए नीचे की तरफ उसके पैरों से होते हुए ज़मीन पर आ कर गिरी थी। अब कौटिल्य जल्दी से खड़ा होता है और भूमि की तरफ कदम बढ़ाना स्टार्ट करता है। भूमि कहती है कि तुम पागल तो नहीं हो? क्या करने के लिए आ रहे हो? अब कौटिल्य कुछ नहीं कहता, जाकर उसके लिप्स पर फिंगर रख देता है। अब भूमि कौटिल्य से कहती है, कौटिल्य तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम्हारा दिमाग तो है। अभी मैं भैया को बता दूंगी, उसके बाद मुझे मत ब्लेम करना कि मैं क्या कह रही हूँ और मैं क्या कर सकती हूँ, इस बारे में तुम्हें भी पता है। लेकिन कौटिल्य कुछ नहीं कहता, बस उसकी आंखों में देखता रहता है और उसके गीले बालों पर अपने हाथ फेरता रहता है। जैसे ही कौटिल्य भूमि को छूता है, भूमि भी मदहोश हो जाती है, क्योंकि भले ही भूमि ऊपर से दिखाती थी कि वह कौटिल्य के प्रति किसी तरह का उसके अट्रैक्शन नहीं है, लेकिन वह कहीं ना कहीं कौटिल्य से भी ज़्यादा कौटिल्य से प्यार करती थी। इतना कि जितना कौटिल्य खुद भूमि से प्यार नहीं करता था। अब जैसे ही कौटिल्य की फिंगर उसके माथे पर होते हुए उसकी आंखों पर आती है, तब भूमि जल्दी से पर्दे को पकड़ती रहती है। बार बार वह ये कहती है कि तुम ऐसा मत करो, लेकिन अपने हाथ से उसके हाथ को नहीं पकड़ती। कौटिल्य भी समझ जाता है कि भूमि भी मुझसे प्यार करती है। वह जल्दी से भूमि की तरफ अपने हाथ को पकड़ता है, अपने हाथ को नीचे की तरफ करते हुए भूमि का हाथ पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। भूमि भी अब अपने आप को नहीं रोक पाती, वह भी कौटिल्य के सीने से जाकर लग जाती है और फिर कौटिल्य भी उसके सीने से। आपस में दोनों इतने क्लोज थे कि एक दूसरे की सांसें आराम से महसूस कर पा रहे थे। अब दोनों ही एक दूसरे की आंखों से आंखें मिल चुकी थी, दोनों ही एक दूसरे की आंखों में खो चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन होठ पर उन दोनों की खामोशी थी। तभी इस सब मोमेंट में भूमि इतना अपसेट फील कर रही थी, लेकिन उसे हड़बड़ाते हुए अपनी टॉवल को संभाल कर रखा था और
जोर से पकड़े हुए थी और चिल्लाकर कहा, कौटिल्य तुम बेशरम तो नहीं हो गए यार, तो मुझे छोड़ो। अब कौटिल्य हड़बड़ाते हुए खड़े हो जाता है, जो कि अभी बस जोर से उसे पकड़कर बैंड हुआ था। अब लेकिन भूमि की ऐसी बातें सुनकर कौटिल्य झट से भूमि को छोड़ देता है और भूमि भी पीछे की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है और कबर्ड से कपड़े उठाते हुए अब वॉशरूम की तरफ बढ़ जाती है। अब अंदर जाने के बाद भूमि के फेस पर बहुत प्यारी सी स्माइल थी, जो अब इतनी गुस्से में बाहर से अंदर गई थी, लेकिन उसका अंदर अपोजिट था, क्योंकि वह कहीं ना कहीं कौटिल्य के नज़दीक होना अपने आप को खुश समझती थी और वह उसका कपड़े चेंज करके बाहर आती है, क्योंकि उसे पता था कौटिल्य उसका वेट कर रहा है। अब जैसे ही वो बाहर आती है तभी वह उस कौटिल्य के बाहर आते ही काफ़ी बातें सुनानी स्टार्ट करती है। तुम्हें तो बस मौका चाहिए किसी भी बात का, बस तुम्हें तो मेरे पास आना है और तुम्हें कोई मतलब नहीं है। ऐसी काफ़ी बातें उस कौटिल्य को बोलती रहती हैं। और फिर कौटिल्य कहता है, मैडम आपकी बात शायद गलत है, क्योंकि मैं आपसे कुछ बात करने के लिए आया था, लेकिन मुझे आपके वॉशरूम से आवाज़ आई तो इसलिए मैं बाहर सोफे पर ही बैठना सही समझा और मैंने आपको डिस्टर्ब इसलिए नहीं किया था, ये नहीं बताया कि मैं आपके रूम में आ चुका हूँ। नहीं तो तुम क्योंकि आराम से नहा रही थी तो मेरी बात सुनकर हड़बड़ी से जल्दी से बाहर निकल के आती। अब आप आराम से नहाई हो तो मैंने तो आपके बारे में ही सोचा है। अब भूमि का तो गुस्सा सातवें आसमान पर चला गया था। फिर तुमने कमरे का दरवाजा नॉक क्यों नहीं किया? तभी कौटिल्य ने हड़बड़ाते हुए कहता है, क्योंकि दरवाजा बंद ही नहीं था। मैंने नॉक किया, लेकिन जैसे ही मैंने नॉक किया तो दरवाजा अपने आप से ही खुल गया था। यहाँ पर मैं इसलिए चुपचाप आकर बैठ गया था, बस तुम्हारे निकलने का ही वेट कर रहा था। लेकिन मुझे क्या पता तुम अंदर कपड़े ही नहीं लेकर गई, अपनी गलती को छुपा रही हो और मुझ पर ब्लेम कर रही हो। फिर मैं तो आराम से बैठा था, फिर मेरी आंख लग गई। उसके बाद तुम जैसे ही वॉशरूम से बाहर आई, तुमने अलमारी का दरवाजा खोला तो वो आवाज़ से मेरी आंखें खुल गई। अब भूमि का गुस्सा एकदम से हाई हो जाता है। अब वे कहती है, ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है कौटिल्य, तुम्हें नॉक करना चाहिए था, इतना भी मैनर्स नहीं है क्या तुम अपनी लाइफ में? भूमि ने काफ़ी हड़बड़ाते हुए कहा। तभी कौटिल्य कहता है, ओहो मैडम, मुझे क्या पता था कि तुम इस वक्त बाथरूम में होगी, क्योंकि तुम्हारा दरवाज़ा भी खुला हुआ था, इसलिए मुझे लगता है कि तुम अपने कपड़े अंदर तो लेके सभी चाहते हैं, लेकिन तुम तो बाहर ही छोड़ के गई। मुझे नहीं पता था भूमि कि तुम इतनी लापरवाह हो। और भूमि ने जब लापरवाह अपने लिए सब सुना तो फिर तो भूमि ने दोनों ही पर हाथ रख लिया और गुस्सा काफ़ी हाई हो चुका था। अब कौटिल्य को घूमते हुए उसकी ओर घूरने लग जाती है, उसकी तरफ अपनी एक उंगली करते हुए कहती है, कौटिल्य उसे। भूमि बोलती जा रही थी, कौटिल्य सुनता जा रहा था। आप कौटिल्य भूमि से कहता है, अगर तुम चुप हो तो मैं क्या तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ? अब भूमि हड़बड़ाते हुए कहती है, हाँ पूछो, क्या बात है? अब कौटिल्य कहता है, मानो अगर मैं नहीं था, क्या तुम अपने वॉशरूम से बाहर निकलती हो तो टॉवल में ही निकलती हो, पूरा दिन टॉवल में ही रहती हो? अब भूमि फिर से उसकी आंखें और गुस्से में उसके गाल लाल हो जाते हैं। अब कौटिल्य कहता है कि कोई नहीं, शादी के बाद काफी एंजॉय करेंगे ये लाइफ और ये सीन भी। अब भूमि कौटिल्य की शैतानी बातें अच्छी तरह से समझ रही थी, लेकिन फिर भी भूमि ने उसकी तरफ नाराजगी करते हुए कहा, खबरदार जो दोबारा तुमने ऐसे बोला तो मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। मैं बस अपने कपड़े वॉशरूम में ले जाना भूल गई थी। मैंने सोचा कि मैं वॉशरूम में ले जाना भूल गई हूँ और बेड पर मेरे कपड़े रखे हैं, लेकिन वहाँ पर भी नहीं थे, इसलिए मैं कबर्ड की तरफ चली गई। कौटिल्य को भी इन सब के बारे में पता चल चुका था, क्योंकि आज से पहले कभी भी ऐसा इंसिडेंट कभी नहीं हुआ था। लेकिन अब इतना कहने के बाद भूमि को भी समझ नहीं आ रहा था कि वह इस टाइम इस सिचुएशन से कैसे बाहर आए। वह फिर जल्दी से आगे की तरफ कदम बढ़ा देती है, कौटिल्य को धक्का देकर कमरे से बाहर कर देती है। फिर कहती है, मैं तुमसे सुबह बात करती हूँ, तुम मुझसे बातें करने आए थे, इसलिए हम सुबह उस मुद्दे पर बातें करते हैं। अब कौटिल्य जल्दी से अपने रूम की तरफ कदम बढ़ा देता है और भूमि बस जो अभी उनके साथ हुआ था उसी में खो जाती है। अब उसे काफ़ी शर्म आ रही थी। वह तकिया अपने फेस पर रखती है और फिर फेस को कुछ टाइम के लिए उसमें छुपा लेती है और फिर कुछ टाइम बाद फिर आराम से लेट जाती है। फिर वह सोचने लग जाती है कि कौटिल्य की आंखें कितनी प्यारी और कितनी गहरी है, मानो उनमें डूब जाऊं।
अब भूमि को हंसी भी आ रही थी क्योंकि उसने कौटिल्य का ये सब सुनाया और जो कुछ कहा उन सब में खुद मेरी ही गलती थी, क्योंकि कौटिल्य पर गुस्सा मैंने बेवजह किया। उसकी ये हरकत कहीं ना कहीं कौटिल्य की कोई गलती नहीं थी, लेकिन मैं अपना ब्लेम उसके सामने कैसे मानूं कि ये गलती मेरी थी। ये बात सोचकर भूमि के फेस पर स्माइल आ जाती है, वह हंसने लग जाती है। फिर अपने फ़ोन को ऑन करती है और फ़ोन में कौटिल्य का पिक देखती है जो उसकी कौटिल्य की थी। फिर वो उसको अपने कमर से होते हुए स्क्रीन की तरफ देखने लग जाती है। फिर उसे प्यार से चूमती है और फिर अपने पिलो के पास रखती है और करवट लेकर उस फ़ोन की स्क्रीन की तरफ देखती है। फिर साइड का बटन दबाकर फिर वो हंसने लग जाती है। काफ़ी देर तक जो भी इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में ही सोचने लग जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ कौटिल्य का भी कुछ ऐसा ही हाल था। वह बार बार भूमि की आज वाले जो इंसिडेंट हुआ था उसे भूलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ना चाहकर भी उसके सामने भूमि का चेहरा, भूमि का शरीर बार बार आ रहा था। दूध के समान भूमि थी और ऊपर से पानी की बूंदें उसे और भी सुंदर बना रही थी। अब कौटिल्य बस अपनी ख्यालों की दुनिया में ही था। बस वो सोच रहा था बस जल्द से जल्द भूमि तुम्हारी और मेरी शादी हो जाए, क्योंकि मुझे पता है तुम ऐसी वैसी नहीं लड़की हो, क्योंकि ऐसी वैसी होती तो शायद हम कब के एक दूसरे के क्लोज हो चुके होते, लेकिन तुमने ऐसा कोई भी काम नहीं किया और नहीं मुझे करने दिया। तुम्हारी यही बात, यही अदा तो मुनादी है। मैं कैसे कहूँ मुझे तुमसे कितना प्यार है, तुम सोच भी नहीं सकती। दूसरी तरफ ग्लोरिया हाउस। आकाश श्रेया और बच्चों को सोने के बाद आराम से विंडो के पास आ जाता है और आराम से खड़ा हो जाता है और बाहर की तरफ देखने लग जाता है। आकाश, तारे, सभी चीज़ों को अच्छे से निहारने लग जाते हैं। तभी श्रेया भी उसके साइड में आकर खड़ी हो जाती है। तभी श्रेया जैसे ही आकाश को हाथ लगाती है, आकाश हड़बड़ा जाता है। तभी श्रेया पूछती है, क्या हुआ आकाश, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? तभी आकाश कहता है, श्रेया क्या तुम सोई नहीं अभी तक? श्रेया नाम में सिर हिला देती है, क्योंकि मैं अभी तक सोई नहीं हूँ, लेकिन बच्चों को सुलाने में मेरी आंख लग गई थी, लेकिन जब आप मुझे बेड पर नहीं मिले तो फिर मैं आपको इधर देखने के लिए आ गई ढूंढते हुए। अब आकाश कुछ नहीं कहता। श्रेया अपना हाथ उठाता है और श्रेया अपना एक हाथ उठाता है और श्रेया को अपनी ओर कर लेता है। श्रेया अब आकाश के चेस्ट के पास आ चुकी थी और फिर उसे अपने हाथों के करीब के बीच में कर लेता है। फिर श्रेया पूछती है, आकाश क्या हुआ, मैं तुमसे ये पूछ रही हूँ। आकाश कहता है, कुछ नहीं, बस वो ऐसे ही। लेकिन श्रेया कहती है कि ऐसे क्या, कुछ तो बात है, तुम बताओ तो सही। अब आकाश कहता है कि श्रेया बात दरअसल ऐसे है, पता नहीं क्यों मुझे एक फीलिंग आ रही है। जब से वह पार्टी से आए हैं करण पापा, तो उनके मन में कुछ ना कुछ तो चल रहा है, क्योंकि मैंने पापा के चेहरे पर वह चिंता की लकीरें साफ साफ देखी हैं। हालांकि पापा ने अपने मुंह से कुछ नहीं कहा है और नहीं मुझे लगता है कहने वाले हैं, लेकिन उनकी आंखों में वह पता चल जाता है कि क्योंकि उनकी आंखें सब कुछ बताती हैं और सब कुछ नजर आता है। वह किसी बात को लेकर तो कहीं ना कहीं परेशान है। अब श्रेया भी आकाश की बातों में हामी भरते हुए कहती है, हाँ आकाश, मैं भी इस बारे में तुमसे बात करना चाहती थी, क्योंकि मैंने भी कई बार पापा से पूछने की कोशिश की है, लेकिन पापा ने इस बारे में कोई जवाब ही नहीं दिया। पहले पापा नीचे आकर डाइनिंग हॉल में आराम से बैठे रहते थे और बच्चों के साथ खेलते थे, लेकिन अब तो मैं जब से देखती हुए अपने कभी कभार बाहर जाते हैं गाड़ी लेकर ऑफिस के लिए, या फिर वो आराम से अपने रूम में ही रहते हैं। श्वेता अब इतना कहने के बाद कुछ देर तक चुप रहती है। अब आकाश श्रेया की चुप्पी को देखते हुए अब आकाश कहता है, श्रेया क्या बात है, क्या तुम कुछ और भी जानती हो, कहना चाहती हो? अब श्रेया कहती है, आकाश लेकिन आजकल मैं भी देख रही हूँ कि पापा ज्यादातर अपने कमरे में ही बंद रहते हैं। अब तो उनके जागने और उठने का भी कोई समय सीमा ही नहीं है। वह कब उठते हैं, कब जागते हैं, कब अपना खाना या ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, किसी को भी इस बारे में कोई भी चीज का पता नहीं है। आजकल उनके बिहेवियर पर सभी नंदिनी भाभी भी मुझसे पूछ रही थी, जैसे वह इस घर के होकर भी इस घर में नहीं है। श्रेया की ये बातें सुनने के बाद अब आकाश भी कहीं ना कहीं करण गुलेरिया के लिए अब और भी चिंता बढ़ जाती है, लेकिन इसमें अब आकाश भी क्या कर सकता है, क्योंकि आकाश गुलेरिया ने पहले से ही करण गुलेरिया से इस बारे में बात कर चुका है, लेकिन करण गुलेरिया ने इस बारे में उसे कुछ भी कहने से पहले मना कर दिया था।
इस बात को टाल दिया था। करण बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है, वो बस आजकल थोड़ा सा थके हुए रहते हैं, क्योंकि उम्र के साथ साथ ये सब चीज़ें होना नॉर्मल बात होती है। शायद उसी वजह से हुआ होगा। इसके बाद करण के मन में क्या चल रहा है ये तो बस वही जानते हैं और वो किसी से बताने वाले नहीं हैं। फिर आकाश सोचता है कि मैंने ये काम दीदी को सौंपा है, शायद वो अच्छे से भी कर लेंगी। करण ग्लेरिया से बात करने की वजह सब कुछ अब श्रेया को बता देता है कि मैंने ये सब काम अनिका को सौंप दिया है और कहीं ना कहीं पापा सबसे ज़्यादा उसी से प्यार करते हैं, तो उसे अपने दिल की बात जरूर बताएंगे। इतनी बात होने के बाद अब श्रेया को आकाश कहता है कि अब तुम सो जाओ, क्योंकि बच्चे पूरा दिन तुम्हें परेशान करते हैं और तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है, नहीं तो तुम बीमार हो जाओगी, क्योंकि तुम तो बच्चों का पूरा दिन ख्याल रखती हो। तुम्हारा रखने के लिए मैं हूँ, लेकिन मैं भी सुबह ऑफिस चला जाता हूँ, इसलिए बस मैं तुम्हें यही कहूँगा, बच्चों के साथ साथ तुम्हें अपना भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जितने मेरे लिए बच्चे ज़रूरी हैं उतने ही मेरे लिए मेरी बच्चों की माँ ज़रूरी है। अब श्रेया को आकाश की बात सही लगती है, क्योंकि रात बहुत हो चुकी है, इसलिए श्रेया अपनी बेड की तरफ न जाकर आकाश से कहती है क्योंकि तुम्हें भी जल्दी उठकर ऑफिस जाना है, इसलिए तुम्हें भी सो जाना चाहिए। लेकिन आकाश का तो ध्यान पूरा का पूरा आकाश ग्लेरिया की तरफ ही था, लेकिन वह अभी श्रेया को भी परेशान नहीं करना चाहता था उसे मना करके, इसलिए वह श्रेया का हाथ पकड़कर बेड की तरफ चला जाता है। उसके बाद दोनों आराम से लेट जाते हैं। फिर वह श्रेया के बालों में हाथ फेरते हुए उसे माथे पर थपकी देता है। उसके कुछ समय बाद ही श्रेया को नींद आना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन अब आकाश को शरारत सूझती है। वो श्रेया के माथे पर किस कर लेता है। अब श्रेया कहती है, आकाश मुझे नींद आ रही है, अभी मेरा कोई दिल नहीं कर रहा है, इसलिए मुझे सोने दो। लेकिन आकाश था कि श्रेया की सुन ही नहीं रहा था। फिर जल्दी से श्रेया के बाल थोड़े से पकड़ता है, उसे श्रेया के कानों के अंदर डालना स्टार्ट करता है। अब श्रेया बार बार इरिटेट हो रही थी, परेशान हो रही थी, क्योंकि उसे नींद आ रही थी, इसलिए वह गुस्से में चिल्लाती है, आकाश क्या कर रहे हो यार तुम, मुझे सोने दो ना, पहले तुमने ही कहा था कि सो जाओ, इसलिए मैं अब सो रही हूँ तो सोने नहीं दे रहे। अब आकाश कहता है, मैं भी तो जग रहा हूँ, क्या मेरा साथ नहीं दोगी? अभी जब मैं आराम से बाहर विंडो की तरफ खड़ा होकर बाहर देख रहा था तो तुम बड़ी मुझे देखते हुए वहाँ पर आ गई। अब आकाश आराम से जग रहा है और श्रेया सोएगी, ये तो अच्छा नहीं है ना। अब श्रेया भी आराम से बैठ जाती है और फिर आकाश से पूछती है, हाँ आकाश बोलो क्या बात है, क्योंकि तुम भी मुझे कुछ बताना चाहते हो। अब आकाश श्रेया से कहता है, अभी तो तुम सो रही थी, इतनी जल्दी उठ भी गई। अब श्रेया कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी, देख रही थी कि तुम क्या करने वाले हो और क्या कर सकते हो। फिर आकाश कहता है, कर तो मैं बहुत कुछ सकता हूँ। अब श्रेया कहती है कि तुम काफ़ी नोटी हो रहे हो आजकल, अब प्यार का फितूर तुम्हारे दिमाग और सिर पर चढ़कर बोल रहा है। अब आकाश कहता है, जब सामने इतनी प्यारी बीवी हो और इतनी सुंदर हो, स्वीट हो, काफ़ी ब्यूटीफुल हो, तो फिर प्यार करने का दिल किसका नहीं करेगा। अब जल्दी से श्रेया अपने हाथ से आकाश की तरफ बढ़ाती है और उसे एक प्यार की थप्पी देती है। अब श्रेया पूछती है, आकाश मुझे बताओ तो सही, तुम क्या पूछने वाले थे? अब आकाश कहता है, हाँ श्रेया, दरअसल बात ऐसी है कि जो हमारे ऊपर आकाश रहता है, यानी कि मेरा डुप्लीकेट, तो उसका कुछ क्या करना है, क्योंकि काफ़ी दिनों से मयूर भी उसकी देख रेख में ही लगा हुआ है। मैं नहीं चाहता कि अब मयूर उसकी और देख रेख करे, उसको जहाँ पर जाना है, जहाँ पर छोड़ना है, अनिका को जल्द से जल्द हमारे घर से इस मुसीबत को निकालना होगा। अब श्रेया भी कुछ सोचने लग जाती है। फिर वह आकाश की तरफ देखते हुए कहती है, हाँ आकाश, कह तो तुम बिल्कुल सही रहे हो, क्योंकि मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है, क्योंकि जब हमारे घर में एक श्रेया है तो घर में एक ही आकाश होना चाहिए ना। अब आकाश भी श्रेया की तरफ देखने लग जाता है और आकाश से श्रेया नजरें चुरा लेती है, हंसने लग जाती है। अब आकाश श्रेया को पीछे से पकड़ लेता है और कहता है कि रुको, तुम्हें मैं बताता हूँ। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर जरूर जाना। जल्द मिलते हैं न्यू एपिसोड के साथ, बने रहिए हमारे प्यारी सी स्टोरी के लिए। सो चुकी थी रोहित भी अनिका को सिर थपकाते कब रोहित की आग लग जाती है, रोहित को भी नहीं पता होता। सुबह का टाइम, सभी उठ चुके थे। आज भूमि और
कौटिल्य भी काफ़ी एक दूसरे से नज़रें नहीं मिलाने वाले थे। और आज भूमि जैसे ही रूम से बाहर निकलती है वो सोचने लग जाती है कि मैं कौटिल्य का सामना कैसे करूँगी, कैसे उससे बाई फेस मिलूंगी, कैसे उससे बात करूँगी। अब यही हाल कौटिल्य का था, लेकिन वो अपने आप में ही कुछ गुदगुदाते हुए रूम से बाहर निकलता है। लेकिन जाने अनजाने में दोनों ही अपनी ही बातों और अपनी सोच में उलझे हुए थे। जैसे ही दोनों एक दूसरे के कमरे की रूम की तरफ बढ़ रहे थे, ऐसे ही दोनों की आपस में फिर से टक्कर हो जाती है। तभी भूमि का पैर लड़खड़ा कर गिरने लगती है। तभी कौटिल्य झट से भूमि की कमर से पकड़ता है और उसे को थाम लेता है। फिर दोबारा दोनों की आंखें ऐसे ही मिल जाती हैं, दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं, ऐसे देखते रहते हैं। तभी साइड से जो प्रीति की भी अभी बाहर रूम से निकली थी, वो अनिका रूम की तरफ ही अपने कदम बढ़ा रही थी। जैसे ही आगे की तरफ देखती है तो वो दोनों को देखकर वहीं पर खड़ी हो जाती है। जब काफ़ी देर तक उन दोनों ऐसे ही रहते हैं, अब प्रीति को एक मस्ती सूझती है। वो जल्दी से अपनी पॉकेट से फ़ोन निकालती है और एक पिक ले लेती है। उसके बाद भूमि और कौटिल्य, जो कि अब तक ऐसे ही स्थिति में बने रहते हैं, अब भूमि और कौटिल्य को छेड़ते हुए प्रीति मौका नहीं जाने देना चाहती थी और कहते ओहो। ऐसे 2 बार उसने अपने वॉइस को और तेज, अब जब तक उन दोनों आपस में उनकी आंखें ऐसे ही मिली हुई थी, अब प्रीति की साउंड सुनकर दोनों ही आपस में हड़बड़ा जाते हैं और अपने आप को कंट्रोल करते हुए भूमि वापस अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करती है, लेकिन फिर से वो गिर जाती है। अब प्रीति उन दोनों के पास ही आ जाती है। फिर कहती है, भैया जब दीदी को इतना ही गिरने का शौक है तो आप अपने भाव में क्यों नहीं उठा लेते? कब तक ऐसे पकड़े रहोगे? ऐसे में तो आपका एक हाथ में पूरा पेन हो जाएगा। अब उसकी ऐसी बातें सुनकर भूमि और कौटिल्य दोनों ही शर्मसार हो जाते हैं और भूमि अपना, जो कि अभी अभी एक डायरी लेकर रूम से बाहर निकली थी, वो उसके पीछे भागने लग जाती है। काफ़ी देर उसके पीछे भागती रहती है। अब जल्दी से प्रीति अनिका के रूम की तरफ कदम बढ़ा देती है, क्योंकि रोहित अभी हर बात अपने वर्कआउट के लिए ऊपर अपनी जिम में गया हुआ था, इसलिए दरवाज़ा नॉक होने के साथ अनिका की आंखें खुलती है। वो दरवाज़ा खोलती है और फिर बाहर से ही प्रीति कहती है, दीदी जल्दी खोलो, जल्दी खोलो। तभी अनिका जल्दी से उठती है और कहती है, बाबा आ रही हूँ। इतना बोलने के बाद अनिका जल्दी से अपने पैर दरवाजे की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है और जल्दी से डोर को ओपन कर देती है। अब जल्दी से प्रीति भी भूमि का सीधी पीछे अनिका के पीछे जाकर छुप जाती है और भूमि अब उसे पकड़ने की कोशिश करती है। दोनों सर्कल बनाकर एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश करती है। कभी प्रीति भागते हुए दिखाई देती है तो कभी भूमि भागते हुए दिखाई देती है। तभी अनिका उन दोनों को गोल गोल घूमते हुए देखकर अपना सिर पकड़ लेती है। फिर कहती है, स्टॉप। अब दोनों आराम से अपनी अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है। फिर पूछती हैं, क्या हुआ, तुम्हें ये चूहा बिल्ली वाला गेम कब से खेलना स्टार्ट कर दिया है? मुझे तो नहीं पता, क्योंकि आजकल तुम दोनों की शैतानियाँ काफ़ी बढ़ चुकी हैं। आप दोनों ही अपनी नज़रें नीचे कर लेती है। फिर आज प्रीति और भूमि दोनों की अलग अलग स्थिति थी, क्योंकि पहले जब हॉस्पिटल में थे तो उस टाइम पे ओमकार और प्रीति थी और भूमि कहना उन दोनों के बारे में बताना चाहती थी, लेकिन आज प्रीति उन दोनों के भूमि और कौटिल्य के बारे में बताना चाहती है। तभी प्रीति अपनी आवाज़ को आगे की तरफ करते हुए अपने पैर कदम बढ़ा देती है और फिर कहती है, दीदी दरअसल बात वो है। इतना कहकर भूमि उसके पैर पे पैर मारती है। फिर प्रीति के मुंह से आउस निकलता है। तभी अब वह भूमि की आंखों का इशारा समझ जाती है, फिर कुछ नहीं कहती और चुप हो जाती है। फिर बात को पूरा तरीके से बदल देती है। अब कहती है कि दीदी दरअसल बात ये है, क्या मैं एक बार सोमा के रूम में जाकर उसका ट्रीटमेंट यानी कि उसकी बॉडी का चेकअप कर सकती हूँ? अब प्रीति के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अनिका को काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि आज अनिका खुद ये बात प्रीति को बोलने वाली थी। आज सामने से प्रीति ने ये बात बोली, उसके फेस पर इतनी प्यारी सी स्माइल आ गई। अब प्रीति कहती है, दीदी आप हंस क्यों रही हो? तभी अनिका कहती है, आज मैंने तुम्हें यही काम सौंपने वाली थी और मेरे से पहले ही तुमने ये काम बता दिया। अब प्रीति वहाँ से अलविदा लेती है और अंडरग्राउंड लैब की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। अब भूमि भी अनिका से कहती है मुझे लेट हो रहा है, इसलिए मैं भी चलती हूँ। इतना कहकर वो भी रूम से बाहर निकल जाती है और पीछे पीछे कौटिल्य, जो कि वहीं पर खड़ा होकर देख रहा था, वो भी भूमि के पीछे पीछे आकर दोनों ही गाड़ी में बैठकर डिपार्टमेंट के लिए निकल जाते हैं।
दोनों गाड़ी में बैठ तो जाते हैं लेकिन एक दूसरे से बातें नहीं करते, नज़रें नहीं मिलाते। कब डिपार्टमेंट आ जाता है खुद उन्हें भी नहीं पता। जल्दी से भूमि अपनी गाड़ी से उतरती है और चाबी निकालकर अपनी पॉकेट में डालकर अंदर की तरफ कदम बढ़ा देती है। तो वहीं कौटिल्य भी अपनी गाड़ी से उतरकर भूमि के पीछे पीछे चल पड़ता है। तो वहीं दूसरी तरफ मारवा हाउस। अब प्रीति सौम्या के रूम के बाहर थी। वह जल्दी से बिल्कुल आराम से दरवाजा खोलती है। जैसे ही दरवाजा नॉक होता है तो सौम्या जल्दी से दरवाजे के पास आ जाती है और बाहर से ही पूछती है, कौन? तभी बाहर से आवाज आती है, मैं प्रीति हूँ। तभी वो कहती है कि मैं किसी प्रीति को नहीं जानती, तो इसलिए बेहतर होगा आप यहाँ से चले जाएं, क्योंकि मैं ओनली अनिका को जानती हूँ और अनिका दी आएंगी तभी मैं दरवाज़ा खोलूँगी, अदरवाइज मैं अपना दरवाज़ा नहीं खोलने वाली, क्योंकि अनिका दी ने मुझे स्पेशल कहा है कि जब मैं आऊँ तभी दरवाज़ा ओपन करना। अब प्रीति काफ़ी सोच और उलझन में पड़ जाती है कि ऐसा चमत्कार कैसे हुआ, कब ये अनिका को दीदी बोलने लग गई। अब अनिका ने ये सब कब किया, ये काफ़ी कंफ्यूज थी क्योंकि इस बारे में अभी तक प्रीति और भूमि को कुछ नहीं पता था। तभी वह सोच में पड़ जाती है और फिर दरवाजे को नॉक करती है, लेकिन दरवाज़ा फिर सौम्या वही लाइन करती है। जैसे ही अब तीसरी बार वो दरवाजे को जैसे ही थपथपाने वाली थी तभी दूसरे दरवाजे से अनिका अंदर आती हुई दिखाई देती है। तभी प्रीति अपना जैसे ही हाथ मारने वाली थी तभी अनिका कहती है कि रुको प्रीति। अब प्रीति रुक जाती है, अनिका उसके पास आती है और दरवाजे के बाहर ही पहले प्रीति से कुछ बातें करती हैं। वो सारी बातें डिटेल में प्रीति को कुछ मिनट में ही सारी बातें बता देती है कि कैसे मैंने इसकी याददाश्त को फ्लैश बिल्कुल मिटा दिया है। अब दोनों ही दरवाजे के पास वापस आकर खड़ी हो जाती है। अब अनिका दरवाजा नॉक करती है, दोबारा से सौम्या की वही आवाज़ आती है कि कौन? तभी बाहर से जैसे ही अनिका कहती है कि मैं अनिका हूँ, तुम्हारी दीदी। इतनी बात सुनते ही झट से सौम्या दरवाजा खोल देती है। फिर कहती है, दीदी आपको आने में इतना टाइम कैसे लग गया, क्योंकि कल से आप आई नहीं हो, क्योंकि आपने कहा था कि आप मुझसे मिलने के लिए हर रोज आओगे। तभी अनिका कहती है कि मैं नहीं आई, लेकिन जिस दिन मैं नहीं आऊँगी तुमसे मिलने के लिए प्रीति आएगी। ये प्रीति है मेरी बहन, इसलिए तुम जितना विश्वास मुझ पर करती हो उतना इस पर भी कर सकती हो। अब अनिका की ऐसे बातें सुनकर सौम्या काफ़ी हैरान भी होती है। फिर दोनों आराम से बैठ जाती हैं और सौम्या भी बैठ जाती है। फिर उससे कुछ पूछने लग जाती हैं। अब अनिका उसे कहती है, तुम अपने आप आराम से अपने बेड पर लौट जाओ, क्योंकि तुम्हें कल रात को फीवर जैसा मुझे लग रहा था कुछ है, क्योंकि मैं जब तुम सो गई थी तब मैं तुम्हारे रूम में आई थी, तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर काफ़ी गर्म था, इसलिए एक बार प्रीति को चेकअप करने दो, क्योंकि प्रीति बहुत अच्छी डॉक्टर है। आप सौम्या जैसे ही डॉक्टर नाम सुनती है तो उसके दिमाग में कुछ चलने लग जाता है। उसे ऐसा आवाज़ बार बार उसके दिमाग में आती है जैसे उसे कोई डॉक्टर कहकर पुकार रहा है। फिर वह अनिका से कहती है कि मुझे पता नहीं क्यों ये डॉक्टर शब्द काफ़ी जाना पहचाना क्यों लग रहा है। अब अनिका समझ जाती है कि कहीं ना कहीं जो इसकी याददाश्त में सबसे ज़्यादा वर्ड जो इसको सुनने को मिला था वो शायद डॉक्टर ही था। अब प्रीति खड़ी हो जाती है। फिर सौम्या को लेटा दिया जाता है और उसकी बॉडी को अच्छे से एग्जाम करने लग जाती है। जो अनिका ने उसे कहा था कि वो रात को रूम में आई थी वो सब एक झूठ था, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो शायद वह अपनी बॉडी का चेकअप नहीं कराती। अब जल्दी से सौम्या आराम से लेट जाती है। प्रीति अच्छे से पल्स वगैरह, उसकी बॉडी का टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, सब चीज़ें अच्छे से उसका एग्जाम करके जल्दी से एक पेज पर नोट डाउन कर लेती है। फिर अनिका की तरफ वो थमा देती है, क्योंकि जो उसकी हार्ट बीट थी वो नॉर्मल से कुछ ज़्यादा ही थी। पर मिनट 72-73 से एक्स्ट्रा ही थी, यानी कि 77-80 के आसपास उसकी हार्ट बीट चल रही थी। अब अनिका कहती है कि ये शायद कुछ ज़्यादा ही अपने दिमाग पर असर दे रही है। तभी अनिका अब अपनी जगह से खड़ी होती है, उसके सिर पर थपथपाते हुए कहती है कि सौम्या तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बस अभी ये समझो कि तुम्हारी छुट्टी चल रही है, इसलिए तुम जितना रेस्ट करोगी उतना तुम्हारा दिमाग शांत रहेगा, उतनी तुम्हारा जो बॉडी का टेम्परेचर है या फिर ये कहे तुम्हारी तबीयत अभी काफ़ी सुधार हो चुका है, लेकिन काफ़ी सुधार होना बाकी है। जब तुम बिल्कुल पहले की तरह हो जाओगे उसके बाद मैं तुम्हें काम सौंप दूंगी। तब तक अपने बैग से एक नोट बुक निकालती है, वो सौम्या की तरफ बढ़ा देती है और उसे कहती है कि
जल्द से जल्द तुम इस पर काम करो, मैं चाहती हूँ कि तुम इस पर काम करो और इसके बारे में तुम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा कर सकती हो। तभी कुछ बुक्स भी उस पर दे देती है। उसके बाद अब एक पैसे बुक्स थमा देती है। तभी वो अपनी पॉकेट से एक पर्ची निकाल कर उन बुक्स के बीच में डाल देती है। ये वही था जो उसने पहले ओल्ड से यंग होने का जो भी रासायनिक सूत्र था उसके बारे में जानने के लिए अनिका ने उसमें वो पर्ची डाल दी थी। और सेकंड जो उन्होंने डीएनए मिला है और उसके बारे में भी अनिका ने पर्ची उसमें एक नोट बनाकर डाल दिया था, क्योंकि वो उसे पता था अगर वो इससे सोचेगी इसका दिमाग चलेगा तो शायद कहीं ना कहीं सौम्या एक बहुत ही अच्छी डॉक्टर थी, तो वो इससे अच्छे से हल भी कर सकती है। तभी अनिका प्रीति और दोनों ही वहाँ से उठ जाती हैं और बाहर की तरफ कदम बढ़ाती हैं। अब प्रीति के मन में काफ़ी क्वेश्चन भी थे। तभी वह अनिका की तरफ ताकते हुए कहती है, दीदी आपसे एक बात पूछूं? अनिका कहती है कि आजकल मुझसे सभी क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो मैं मना किसी को भी नहीं कर रही, लेकिन मुझे पता है तुम क्या पूछना चाहती हो। उससे पहले मैं बस तुम्हें यही कहूँगी कि समय पर छोड़ दो, उसके बाद तुम्हें अपने आप ही पता चल जाएगा। और लेकिन बीच बीच में तुम सौम्या के पास आती रहना। इतना कहकर अनिका अपने रूम की तरफ कदम बढ़ा देती है तो प्रीति भी अपने रूम की तरफ कदम बढ़ा देती है। अब रोहित भी वॉशरूम में से बाहर आ चुका था और फ्रेश होकर अपने कपड़े उसने चेंज कर लिए थे, क्योंकि रोहित ऑफिस जाने वाला था। अब जैसे ही रोहित अपने पॉकेट में फ़ोन वगैरह सब कुछ डाल कर आगे की तरफ कदम बढ़ाता है तो जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचता है तो उसे अनिका सामने से आती हुई दिखाई देती है। तभी रोहित कहता है, हाँ मिस्टर अनिका, तुम जल्द ही उठ गई। अब अनिका उसे सुबह की सारी बातें बता देती है। रोहित को काफ़ी हंसी आती है, क्योंकि रोहित जब तक जिम से आता है और रेडी होता है तब तक अनिका सोती ही रहती है। कई बार तो ऐसा भी हुआ है, रोहित ऑफिस भी चला जाता है लेकिन अनिका सोती रहती थी, क्योंकि रोहित कभी भी अनिका जब सोती थी तो उसे उठाता नहीं था। अब अनिका की बातें सुनकर रोहित हंसने लग जाता है और फिर कहता है, चलो किसी ने तो तुम्हें उठाया, क्योंकि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात भी करनी है। तभी अनिका कहती है कि मुझे भी करनी है। अब अनिका और रोहित आपस में बैठ जाते हैं। फिर करण गुलेरिया के बारे में अनिका बातें बताना स्टार्ट करती है तो रोहित बच्चों से किया हुआ वादा भी बताना स्टार्ट करता है। रोहित अनिका से कहता है, मैंने बच्चों को आइसक्रीम पार्टी के लिए बोल रखा है, तो रात को तुम बच्चों के साथ रेडी रहना, फिर हम आइसक्रीम पार्टी करने के लिए चलेंगे। तभी अनिका कहती है कि नहीं मिस्टर मारवा, आप यहीं ले आना, इधर हम अपने रूम को ये अच्छे डेकोरेशन करने के बाद आराम से बैठकर घर पर ही पार्टी करते हैं। तभी रोहित कहता है, नहीं बच्चों की फरमाइश अनिका, जब तक वो यहाँ पर रहते हैं तब तक हमें उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए। पर मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। तभी अनिका कहती है, हाँ बोलो मिस्टर मारवा। अब रोहित कहता है कि हमारे बच्चों में भी वो पावर्स है, वो ताकत है जो हमारे अंदर है, तो इसलिए उन्हें अच्छे से समझाने, अच्छे से तरीके से उन्हें यूज करने के लिए अनिका हमारा उनके साथ होना भी ज़रूरी है। जितना ज़रूरी उनकी जान को बचाना है उतना ही ज़रूरी उन्हें एक अच्छा ज्ञान या फिर एक अच्छी लाइन पर चलाना भी है। अब अनिका भी रोहित जो कह रहा है वो बातें समझ रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं अनिका अपने बच्चों से दूर रहकर उन्हें वो सब नहीं बता सकती थी, क्योंकि धीरे धीरे बच्चों की जो अंदर पावर्स है वो भी बाहर आना स्टार्ट हो चुकी थी। सबसे ज़्यादा जो पावर्स जिसके अंदर थी वो और कोई नहीं बल्कि अलेक्जेंडर था। अलेक्जेंडर तो सेम अनिका की हूबहू बॉडी यानी कि जींस के सेम टू सेम ही थे। अभी अलेक्जेंडर छोटा था, उसे अपनी पावर्स और अपनी ताकत के बारे में अच्छे से नॉलेज भी नहीं थी। उन्हें कैसे उसके अंदर कुछ है या नहीं उस बारे में भी उसका दिमाग कई बार सोचता था। कई बार वो कुछ काम करता था और वो झट से कर लेता था, लेकिन पहले वो सोचता था कि शायद ये नहीं होगा। अब अनिका और रोहित दोनों इस बारे में काफ़ी डिस्कशन करने लग जाते हैं। कब उन्हें घंटा हो जाता है खुद उन्हें भी नहीं पता लगता। अब अनिका कहती है, हाँ मिस्टर वारवा, बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं भी कई बार ऐसी बातें सोचती हूँ, क्योंकि हमारे बच्चों पर अगर पेरेंट्स का हाथ रहेगा, हमें उन्हें सही और गलत रास्ते के बारे में बताते रहना पड़ेगा। क्योंकि बच्चे अकेले रहते हैं तो उन्हें ये नहीं पता कि मैं जो काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो सही है या नहीं है, क्योंकि सब मायने में कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य करता है वो सही ही करता है, गलत नहीं करता। लेकिन अगर सामने वाला व्यक्ति उसे ये कहे कि ये काम रॉन्ग है तो फिर वो उस काम को करते हुए सोचता है। सोचने के बाद तब उसे पता चलता है कि ये सही कह रहा है, ये गलत काम है, तो वो नहीं करेगा।
अब अनिका और रोहित आपस में बातें करते रहते हैं। तभी जल्दी से दरवाजे पर नोक होती है। अब रोहित अनिका से कहता है, अनिका कोई है। अब अनिका बिल्कुल चुप हो जाती है और रोहित भी चुप हो जाता है और दरवाज़ा खोलने के लिए अपनी कदम बढ़ा देता है। जैसे ही दरवाजे के खोलता है तो उससे तीनों बच्चे बाहर की तरफ ही दिखते हैं। तभी तीनों रोहित के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लग जाते हैं। फिर रोहित बीच में से रिया को उठा लेता है। अब अनिका कहती है, मिस्टर मारवा, रिया बड़ी हो चुकी हैं, अब ये हरकत को तो करना बंद करो। अब रोहित कहता है, देखो ये मेरी डॉल है, मेरी प्रिंसेस है, तो ये कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, लेकिन हमेशा मेरे सामने वही प्यारी सी छोटी सी रिया है और मुझे यही रिया काफ़ी अच्छी लगती है। अब दोनों भाई अपनी भौहें उठाकर अपने हाथों को क्रोस कर रोहित की तरफ देखने लग जाते हैं। फिर दोनों झट से अनिका के पास चले जाते हैं। अब अनिका भी दोनों को अपनी बाहों में भर लेती है और उनके फेस पर एक एक किस कर देती है। फिर दोनों बच्चे कहते हैं, हैप्पी मदर्स डे मॉम। अब इतनी बात सुनकर अनिका को याद आता है कि आज तो मदर्स डे है। अब तीनों बच्चे अपने पीछे से जो उन्होंने छुपा कर रखा था जल्दी से अपने अपने कार्ड निकालते हैं, क्योंकि रोहित के जाने के बाद तीनों ही बच्चे अपने अपने काम में लग जाते हैं, जो कि वो डेकोरेशन कर रहे थे, अपनी मोम के लिए कार्ड बना रहे थे। जैसे ही अनिका उन्हें देखती है, अनिका की तो आंखें खुली की खुली रह जाती है कि वो तीनों ही कार्ड एक से एक सुंदर थे और उनमें छोटी छोटी बच्चों ने पिक लगाई हुई थी, जो कि अनिका और बच्चों की थी। और कई में तो रिया ने तो अपनी मॉम के साथ अपने डैड की पिक्चर भी लगा रखी थी। तभी अनिका कहती है कि रिया, दिस इज नॉट फेयर बच्चे, क्योंकि अभी मदर्स डे है, तुमने तो फादर्स डे पर जैसा ही कार्ड बनाया है। तभी रिया कहती है, देखो मम्मा, मदर्स डे हो या फादर्स डे, मेरे लिए दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं, तो मैंने इसलिए दोनों की ही लगा दी। आप सभी हंसने लग जाते हैं रिया की बात पर। रिया की बात भले ही ऐसी थी बेतुका, लेकिन लॉजिक तो पूरा का पूरा था। अब अनिका भी रिया की तरफ कदम बढ़ाते हुए उसके फोरहेड पर किस करती हैं और काफ़ी खुश हो जाते हैं। तभी रोहित कहता है कि चलो बच्चों, तुम अपनी मॉम के साथ टाइम स्पेंड करो, मुझे ऑफिस जाना है इसलिए मैं जा रहा हूँ। तभी रोहित जैसे ही आगे की तरफ कदम बढ़ाता है, तभी रिया कहती है, अपने हाथों को अपनी हिप पर रखकर, डैड क्या आपको हमारी बात याद है जो आपने रात को प्रॉमिस किया था। तभी रोहित प्यारी सी स्माइल देते हुए वापस अपने कदम अंदर की तरफ बढ़ा देता है और फिर रिया की तरह आराम से घुटनों के बल बैठकर रिया से बातें करना स्टार्ट करता है। हाँ मेरी प्यारी सी प्रिंसेस, मैंने तुम्हारी मम्मा को बोल दिया है कि आज रात को ही हम आइसक्रीम पार्टी के लिए चलेंगे, इसलिए तुम सभी रेडी रहना। इतना बात कहकर रोहित बाहर की तरफ कदम बढ़ा देता है और तीनों ही बच्चे अपनी मम्मा के पास बैठ जाते हैं और अपने अपने कार्ड की स्पेशलिटी बताने लग जाते हैं। तभी अनिका रिया के कार्ड को ओपन करती है तो उसमें उसका कार्ड पूरा का पूरा एक रिमोट वाली गाड़ी के समान ही था और जैसे ही वह उसे ओपन करती है उसमें रिया, अनिका और रोहित की पिक्स लगी हुई थी छोटी छोटी और उसमें लिखा हुआ था, आई लव मॉम, आई लव डैड। अब अनिका उसे फोल्ड कर देती है। जैसे ही उसे ओपन करके फोल्ड करती है तो वो आई लव यू मॉम के साउंड में आवाज़ करना स्टार्ट कर देता है। अब बारी थी अलेक्जेंडर की। अलेक्जेंडर जैसे ही अलेक्जेंडर का कार्ड लेती है तभी झट से रिया आर्यन का कार्ड अनिका के हाथों में थमा देती है। फिर कहती है कि मोम, सबसे बड़ा अलेक्जेंडर है तो सबसे बाद में अलेक्जेंडर का कार्ड देखना। अब अनिका कहती है, वैसे तो मैंने ऊपर से तुम सभी का देख चुकी हूँ, लेकिन अभी देख तो लूँ मेरे बच्चों ने कितनी कलाकारी की है। अब जैसे ही आर्यन का करती है, उसने काफ़ी सिंबल्स मैथ के यूज किए हुए थे और काफ़ी क्वेश्चन भरा ही उसने कार्ड बनाया हुआ था, जैसे कि हमारा किसी क्वेश्चन मार्क होता है, बिल्कुल उसी की सेम आर्यन ने वो कार्ड बनाया हुआ था। अब अनिका कहती है कि तुमने ये सब क्यों बनाया, इसी का क्यों बनाया, इसी शेप का क्यों बनाया। तभी अलेक्जेंडर कहता है, मोम, दरअसल बात ऐसी है, हमारा शुरू से लेकर यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर लास्ट पॉइंट तक हमारे मन में पता नहीं कितने क्वेश्चन रहते हैं। हमारे क्वेश्चन कभी ख़त्म नहीं होते और जीवन का एक पहलू क्वेश्चन से स्टार्ट होता है और क्वेश्चन पर ही ख़त्म होता है। सुबह से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और रात तक सो जाते हैं, तब तक क्वेश्चन ही मन में रहते हैं, कभी किसी बात को लेकर तो कभी किसी बात को लेकर, इसलिए मैंने ये बनाया है। अब अनिका को आर्यन की बात भी काफ़ी अच्छी लगी, फिर उसे भी बंद करती है, उसमें भी वही साउंड आती है, आई लव यू मोम। अब जैसे ही बारी आती है अलेक्जेंडर की, बंद करती है तो वो उन दोनों के मुकाबले काफ़ी अट्रैक्टिव भी था और काफ़ी शानदार भी था, काफ़ी अच्छा भी था, या ये कहे
ही दिल को छूने वाला था। उसमें ना तो किसी की फ़ोटो लगी थी, ना अलेक्जेंडर की और ना आर्यन की। नहीं उसने अपनी फ़ोटो लगाई थी, नहीं अपनी मॉम की, नहीं अपने डैड की। बस खाली माँ शब्द उसके अंदर बना हुआ था, जो काफ़ी अच्छे से कटिंग करके बना हुआ था। और एक औरत का पेपर से बनाई हुई थी और उसमें से एक ऐसी कटिंग की गई थी जैसे कि उस औरत का पेट बाहर की तरफ था, और जैसे ही उसे बाहर की तरफ खींचते वो पेट से अलग होते हुए जैसे ही अलग होता वह एक बच्चे की सेफ ले लेता। अब अनिका ये देखकर काफ़ी हैरान थी, क्योंकि एक इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी सोच। तभी अनिका कहती है, ये अलेक्जेंडर तुमने ये सब क्यों किया और ये ही क्यों बनाया? तभी अलेक्जेंडर कहता है, माँ तो माँ होती है, माँ का कोई आकार नहीं, कुछ नहीं, लेकिन जो जन्म देता है वो भी माँ होती है, जो हमें पालती है, हमारी देख रेख करती है वो भी माँ होती है। अब ऐसी काफ़ी ज्ञान भरी पूर्वक बातें सुनकर दोनों बहन भाई अपनी आंखें छोटी होकर के अलेक्जेंडर की तरफ देखने लग जाते हैं। फिर एक दूसरे से आंखों ही आंखों में पूछने लग जाते हैं कि इसने ये सब कब किया। अब रिया नज़रों से ही आर्यन की तरफ देखते हुए कहती है, शायद हम सो चुके होंगे तब इसने ये किया होगा, क्योंकि जब तक हम बना रहे थे तो ये अपना स्कूल का होमवर्क ही कर रहा था। अब अलेक्जेंडर जैसे ही अनिका उसे बंद करती है तो उसमें एक साउंड आती है, माँ कभी मुझे छोड़ना मत, माँ कभी मुझसे दूर मत जाना, माँ मुझे अकेला मत छोड़ना। अब अनिका जैसे ही ये शब्द सुनती है उसका रोम रोम बाहर की तरफ उभर कर आ जाता है। वह अपने तीनों ही बच्चों को गले लगा लेती है और फिर कहती है, तीनों के ही कार्ड सबसे बेस्ट है और तीनों ही बहुत प्यारे हैं, और सभी को बारी बारी से हक करती है। फिर कहती है कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब तीनों ही बच्चे अपनी माँ के गले लग जाते हैं और फिर कहते हैं कि माँ हमें कभी अपने आप से दूर मत करना। अब अनिका काफ़ी नर्वस फील करने लग जाती है, क्योंकि ये अनिका की स्थिति वही थी जो काफ़ी साल पहले उसकी माँ की थी।